अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर। हम पॉलिटिकल सिस्टम्स जो ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ पढ़ रहे हैं इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो पहले मैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया का और इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ मलेशिया का एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देखें और अगर कोई सब चीज़ की समझ नहीं आती तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट, द जुडिशरी को देखेंगे, द पंचायत सिस्टम जो हमारे गाँव वगैरह में भी होता है अभी भी, उसको देखेंगे। फिर हम द जुडिशरी को देखेंगे, अदालती निज़ाम उनका क्या है। फिर देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में हैं उनको देखेंगे। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। इंट्रोडक्शन तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया है, हमारा रवायती रीत है, आपका कन्वेंशनल जो एनिमी है। क्योंकि हमने और इंडिया ने ब्रिटिश राज से इकट्ठे ही आज़ादी हासिल की थी, तो हिंदुओं और मुसलमानों के साथ की वजह से अलग-अलग दो स्टेट्स बनी हैं। तो पहले तो ये दो हमारी एक इंट्रोडक्शन रहा है, आपको यही बैकग्राउंड रहा है इंडिया के साथ रिलेशंस का, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स। अब तो काफ़ी डाउन्स हुए हैं इस वजह से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो पास हुआ पार्लियामेंट से 26 नवंबर 1949 को। जो उसकी अप्लाई डेट थी ना, अप्लाई डेट वो थी 26 जनवरी 1950, जिसको वो पूरे इंडिया के लोग रिपब्लिक डे के तौर पे भी मनाते हैं। पास जो हुआ पार्लियामेंट थी वो हुआ 26 नवंबर 1949 को, और जो अप्लाई डेट थी वो थी 26 जनवरी 1950, द रिपब्लिक डे। जो इंडिया का बैकग्राउंड है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। फेडरल का मतलब होता है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें एक फेडरलिज्म का निज़ाम। फेडरलिज्म का मतलब ये कि एक फेडरल स्टेट हो, उसके आगे 3 प्रोविंसेस वगैरह ऑटोनॉमी वगैरह प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली हो, फेडरल गवर्नमेंट हो। इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, आज़ाद रियासतें हैं। जिस तरह पाकिस्तान के इस्लामाबाद है वो किसी भी सूबे में नहीं आता, वो एक टेरिटरी है। इस तरह जो फेडरल के अंदर आती हैं वो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स क्या हैं। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके 395 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, इसके 12 हिस्से और 8 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल का मतलब कि चैप्टर्स हैं। 395 आर्टिकल्स, 12% 8 शेड्यूल्स। द रिपब्लिकन है, इंडियन एक रिपब्लिकन स्टेट है। रिपब्लिकन का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय वोट। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, वो होता तो इंडायरेक्ट वोट से, लेकिन वो इलेक्ट है ना, इलेक्ट हुआ है वोट के ज़रिए, तो ये रिपब्लिकन स्टेट है। डेमोक्रेटिक है, इसमें डेमोक्रेसी है, लोग अपने वोट देते हैं। फेडरल है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि सूबों को मुख्तालिफ वगैरह हासिल है। ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है, ह्यूमन राइट्स उनके प्रिंसिपल्स से बकायद शुरू में, लेकिन अब तो बीजेपी की हुकूमत की वजह से ह्यूमन राइट्स ज़्यादा वायलेट हो गए, ख़ासतौर पर दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए। सेकुलर स्टेट, इंडिया के कानून में लिखा हुआ कि नो रिलीजन इज़ डिक्लेयर्ड बाय स्टेट, कि ये एक सेकुलर स्टेट है। किसी का कोई भी रिलीजन है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक सेकुलर स्टेट है कि कोई भी अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान, किसी हिंदू को ये नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमान क्यों है। सेकुलर स्टेट है, कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, इस तरह इंडिया का कोई भी रिलीजन स्टेट नहीं है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर और जमहूरियत कहती है इंडियन गवर्नमेंट। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, 2 अवानी मुकन्ना है, जिस तरह कौमी असम्बली और सेनेट है हमारे, इस तरह इनके भी 2 हैं, 2 ईवान है। पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरह हमारे है, पार्लियामेंट होता है, वज़ीर आज़म को मुंतखब करता है, इसका पार्लियामेंट्री निज़ाम है। पार्शली रिजेक्ट है कि इसमें अमेंडमेंट इतनी मुश्किल भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। चार किस्म की, 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होती है रिजेक्ट, एक पार्शली रिजेक्ट, और एक होता है बिल्कुल ही ईजी जिसमें अमेंडमेंट हो जाए। पाकिस्तान की जो है वो भी पार्शली रिजेक्ट है। जो अमेरिका का है वो रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिजेक्ट है। अमेंडमेंट हो सकती है, अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया में, और द वाइस प्रेसिडेंट को मुंतखब करती है। फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, और द वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको मुंतखब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। अमेंडमेंट करने के लिए
2/3 मेजोरिटी वगैरह चाहिए। 104 अमेंडमेंट्स अब तक इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं। 104 अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं। द प्रेसिडेंट के मतलब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का भी सिस्टम हमारे वाला सिस्टम है कि सारी पावर्स वज़ीर आज़म के पास हैं, बस एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। इंडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल को रही है, इलेक्ट होता है इंडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल को। इंडायरेक्ट इलेक्शन की वीडियो मैंने दी हुई है कि ऐसा इलेक्शन जिसमें हम आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट मुंतखब नहीं करते, आप एक इंटरमीडिएट बॉडी के थ्रू ना उसको मुंतखब करते हैं। इंडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इसकी जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है वो 5 ईयर्स होती है। मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स, 5 साल की मुद्दत होती है और मिनिमम एज 35 ईयर्स है। अब हम इसके पावर और फंक्शंस देखते हैं प्रेसिडेंट साहब के डिप्लोमा एग्जेक्टिव फंक्शन भी हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी हैं। तो एग्जेक्टिव फंक्शन में ये कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेस का, जितनी भी फौज वगैरह होती हैं उनका कमांडर इन चीफ होता है। डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट, जितनी भी इसने डिप्लोमेसी वगैरह अपॉइंटमेंट करनी होती है, एम्बेसडर्स वगैरह सब इसने करने होते हैं अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। इस चीज़ को याद रखना, जो भी पावर होगी ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एक्सरसाइज हो सकेगी बस। डिक्लेयर एमरजेंसी इन स्टेट, कि अगर कोई स्टेट में कोई हंगामी सूरत हो जाती है तो ये स्टेट में हंगामी एमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं। अप्रूवल ऑफ लॉज, जो भी कानून बन के आता है असम्बली वगैरह से, इसके उसने सिग्नेचर करने और उसे उस कानून को अप्रूव करना है। पास ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि अगर किसी वजह से कौमी असम्बली वगैरह का इजलास नहीं हो रहा सेनेट वगैरह का पार्लियामेंट का, तो ये कोई कानून लाजम मलजूम हो गया तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर देता है। बाद में उसी का ऑर्डिनेंस के थ्रू बाद में जब कौमी असम्बली का इजलास होता है तो वो कौमी असम्बली से मंजूर होता है, ये ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है। अटेंड सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड कर सकता है पावर ये प्रेसिडेंट साहब। अब हम इनके देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर, कानून साजी में इनका क्या किरदार है। अपॉइंटमेंट्स करता है, जो ये कमेटी वगैरह या कबीना वगैरह की अपॉइंटमेंट करता है। रेजोल्यूशन पावर, असम्बली को डिसोल्व करना ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, रेजोल्यूशन पावर इसके पास है। रिमूवल ऑफ एनीवन, किसी को भी रिमूव करना है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, किसी वज़ीर वगैरह को, तो ये रिमूव कर सकते हैं। ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के मतलब अपना ओपिनियन है देता है कि मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। फाइनेंशियल पावर है कि क्या बजट बना है, क्या उसमें तरमीम वगैरह होनी है, तो ऑन द एडवाइस है सारा कुछ पीएम के। लेकिन इसके पास एक पावर है कि जब तक ये सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई चीज़ भी पास नहीं होगी। अब हम देखते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि आजकल हैं मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। इलेक्ट थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट होते हैं। इनकी टर्म होती है 5 ईयर्स और इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज हो 25 ईयर्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, जहाँ अगर नहीं है तो वज़ीर आज़म बन गए तो उसे 6 मंथ के अंदर दोनों ईवानों में से किसी भी अवान का मेंबर मुंतखब होना उसके लिए लाजमो मलजूम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विदिन 6 मंथ के जहाँ तो वो हो, जहाँ 6 मंथ के अंदर अंदर वो बन जाए। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है पाकिस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि यहाँ तो होगा तो वो बनेगा, लेकिन अगर आप नहीं हैं फिर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको बनना ज़रूर पड़ेगा दोबारा रुकन किसी भी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में से किसी का भी। पावर एंड फंक्शंस क्या है, पहले पॉइंट में हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वफाकी कबीना जो हमारे निज़ाम से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके, उसका वो हेड है। चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट, एडवाइस करता है ना प्रेसिडेंट को ये करना है, तो ये चीफ एडवाइज़र है प्रेसिडेंट का। मिलिट्री चीफ अपॉइंटमेंट, जो आर्मी चीफ जितने भी चीफ्स हैं, एयर चीफ, नेवल चीफ, उनको अपॉइंट करता है ये प्राइम मिनिस्टर साहब। इलेक्शन कमिश्नर हेड अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर हेड अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड है उसको भी अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टॉप लेवल अपॉइंटमेंट, जितनी भी टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट्स एम्बेसडर्स वगैरह हैं सारे हैं, इनको मुंतखब करता है। पॉलिसी मेकिंग, कोई भी पॉलिसी मेकिंग करनी है, खारजा पॉलिसी बनानी है, दफाई पॉलिसी बनानी है, बजट की ख़जाने की पॉलिसी बनानी है, तो ये पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ा किरदार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। लेजिस्लेटिव पावर है, कानून साजी की सारी ताकत है, क्योंकि उसकी मेजोरिटी है ये असम्बली में तो ही वो बना हुआ है, तो इसलिए उसके पास लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर है, बजट पास करवा सकता है। लीडर ऑफ द हाउस है प्राइम मिनिस्टर। तो अपोजिशन लीडर होता है, तो एक होता है लीडर ऑफ द हाउस इस वक्त पाकिस्तान में तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं। अपोजिशन लीडर होना तो इमरान खान साहब को चाहिए था, इस
लेकिन वो असम्बली से बाहर है, तो इस वजह से राजा रियाज साहब है इस वक्त। इस तरह ये लीडर ऑफ द हाउस हैं इस वक्त इंडिया में नरेंद्र मोदी, और अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी। डेजोलेशन ऑफ असम्बली, असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है बाय सेंडिंग एन एडवाइस टू प्रेसिडेंट। अब हम आगे देखते हैं द पार्लियामेंट को। जिस तरह पाकिस्तान में 2 ऐवानी मुकन्ना है, 2 हाउसेज हैं, इसी तरह इंडिया में भी 2 हाउसेज हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है इंडिया में भी। इसका जो पहली स्टेट है वो है कौंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें हमारे, जिसे हमें सेनेट कह सकते हैं अपनी ज़बान में पाकिस्तान के, इसको कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, कौंसिल ऑफ स्टेट। इसके 245 मेंबर हैं जो इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल क्या कॉलेज क्या है? इंडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में आप डायरेक्ट वोट नहीं देते, इंटरमीडिएट को वोट देते हैं, वो आगे मुंतखब करता है। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, इंडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये 245 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। 233 मेंबर्स बाय स्टेट्स वगैरह के 230 मेंबर्स होते हैं मुख्तलिफ रियासतों वगैरह के, और 12 बाय प्रेसिडेंट, और 12 का जो हक है वो प्रेसिडेंट साहब उसको मुंतखब करते हैं। जिसमें से 1/3 होते हैं ना, तो 245 में से 1/3 वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जो एक सेनेटर की टर्म है वो है 6 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सेनेट इज़ 30 ईयर्स। कि कोई भी रुकन बनने के लिए आप सेनेट का रुकन बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स हो। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ पीपल, जिसे लोकसभा कहते हैं। हाउस हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट को कहते हैं राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल को कहते हैं लोकसभा। जिस तरह हमारी कौमी असम्बली है, 543 मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। 543 मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। 543 मेंबर जो हैं वो रुकान है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मुंतखब होते हैं। टर्म है 5 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लोकसभा इज़ 25 ईयर्स। 25 साल कम से कम एज है चाहिए आपको लोकसभा का रुकन मुंतखब होने के लिए। 2 एंग्लो इंडियंस आर इलेक्टेड, कि 2 गैर मुल्की जो इंडियंस थे, नेशनैलिटी उनकी गैर मुल्की थी लेकिन इंडियंस थे वो पैदाइशी तौर पे, उनको इलेक्ट किया जाता था। बट इस कानून को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया 2020 में, 2020 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब हम पावर एंड फंक्शन देते हैं। सबसे ज़्यादा पावर है ही पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के मेन के पीएम के पास है। पीएम भी तो पार्लियामेंट से मुंतखब होते हैं ना, उसकी मेजोरिटी होती है, इस वजह से वो मुंतखब होता है। इसलिए हम पार्लियामेंट के पास बहुत मौकी पावर है। लॉ मेकिंग, कोई भी कानून बनाना है तो पार्लियामेंट उसको कानून बनाएगा। डिबेट ऑन बिल्स, किसी भी बिल के ऊपर डिबेट वगैरह करनी है तो किसी भी बिल के ऊपर डिबेट करती है पार्लियामेंट वगैरह। मनी बिल्स मीन बजट वगैरह पेश करती हैं। कमेटी बनाती हैं, कमेटी सिस्टम, जिस तरह हमारे भी इधर कमेटियाँ बनी होती हैं मुख्तलिफ तरह की। एक इख्तिसाब कमेटी होती है, ख़जाना कमेटी होती है, तो इस तरह की कमेटियाँ होती हैं। इन्वेस्टिगेशन पावर अगेंस्ट एनीवन, किसी भी इदारे के सरबराह को वो मुंतखब को तलब करके वो अपनी किसी भी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़, तो दूसरे ममालिक के साथ यादाश्त साइन होती हैं, उनको ट्रीटीज़ को रेक्टिफाई करते हैं, उनकी देखभाल, उनके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा होता है, रेक्टिफिकेशन होती है ट्रीटीज़ की। नेक्स्ट हम देखते हैं जो द जुडिशरी को, कि उनका अदालती निज़ाम कैसा है। जो जुडिशरी से सबसे बड़ी जो स्टेट है कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। उसमें 34 जज होते हैं, जिनमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जजेस हैं। हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर 34 जज हैं, 34 में से एक जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 उसके अंडर हैं दूसरे जजेस जो नेक्स्ट बनेंगे चीफ जस्टिस। हाईएस्ट जज ऑफ इंडिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जजेस अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। लेजिस्लेटिव में ये भी था कि जुडिशरी में वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट जजेस को। हाई कोर्ट्स हैं पूरे मुल्क में 25। इसके अलावा उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, ज़िलाई कोर्ट्स वगैरह, विलेज कोर्ट्स। इस तरह हमारे पंचायत सिस्टम है, इस तरह उनके भी पंचायत सिस्टम है, क्योंकि एक ही थे पहले शुरू से, तो उनका पंचायत सिस्टम के देहातों और कस्बों के इलाकों पे भी अदालती निज़ाम जो है वो विलेज कोर्ट्स पंचायत के थ्रू होता है। हाईएस्ट कोई भी मसला बनता है विलेज लेवल पे, किसी की वो चोरी वगैरह होती है तो पंचायत सिस्टम, अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो पंचायत सिस्टम वगैरह में सारा सीन होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ज़िलाई कोर्ट्स वगैरह। अब अगर किसी ने जज को रिमूव करना है, उसके खिलाफ कोई मसला वगैरह है, तो उस जज को रिमूव करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, रिमूवल ऑफ जजेस। इस तरह पाकिस्तान में तो आप जज को रिमूव नहीं कर सकते 2/3 मेजोरिटी के जरिए। ये उनकी एक्सेप्शन है कि आप जज को रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट है। अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस। सुप्रीम कोर्ट के गार्डियन ऑफ लॉ, कानून की हिफाजत करते हैं कि कोई कानून तोड़ तो नहीं रहा, कानून के मुहाफिज हैं।
अब नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की तशरीह करते हैं। अगर कोई मसला बनता है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक फैसला करके कानून की तशरीह करती है। जुडिशरी, वाच डॉग लॉ ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई पार्लियामेंट को गलत कानून बनाता है, जब पार्लियामेंट के ऊपर वाच डॉग होती है कि कोई गलत कानून तो नहीं बना रहे, अगर कोई गलत कानून बनाता है तो जैसे इसे डिसमिस करके कहते हैं कि नहीं ये गलत कानून है, आप दोबारा इसको चेक करें। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, अगर तीन किस्म के कोर्ट्स होती हैं ना, सेशन कोर्ट में जाते हैं, उधर से फैसला होता है, हाई कोर्ट में जाते हैं, हायर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास सिर्फ प्रेसिडेंट की एक अपील रह जाती है। तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट। केसेस ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, वफाक और सूबाई के जो मामला होते हैं, जिस तरह एक यूनियन है ना, एक फेडरल सिस्टम है, तो एक वो तो फेडरल वफाकी हुकूमत, अगर सूबों वगैरह को, सूबों और वफाकों को मसला मसाइल हैं तो वो जुडिशरी हल करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया के में पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया में, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत है। 8 नेशनल पार्टीज एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो 8 हैं बहुत बड़ी पार्टी हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज हैं 8। पार्टीज़ के अलायंस देखने को मिलते हैं आपको इंडिया में, जिस तरह पाकिस्तान में मिलते हैं, क्योंकि किसी को सिंपल मेजोरिटी मिल नहीं सकती हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो पार्टी आप एक दूसरे के साथ अलायंस करती हैं हुकूमत बनाने के लिए। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, हर पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। जिस तरह एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है कि हम मुल्क को इस कम्युनिज्म में लेके जाएंगे, या लिबरल कम्युनिज्म में लेके जाएंगे, या सोशलिज्म में लेके जाएंगे। इस तरह हर पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ है। अब हम देखते हैं मेजर पार्टीज़ में जो 8 हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम है बीजेपी। आजकल इसकी हुकूमत है हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी साहब। इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने एंड LK आडवाणी ने 1980 में फाउंडेड किया, इसको बनाया, इसकी बुनियाद रखी 1980 में। LK आडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, जो वज़ीर आज़म भी रहे हैं इंडिया के। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो बहुत पुरानी जमात है, आप सब जानते हैं इसको। A.O. ह्यूम ने 1885 में 1885 में इसकी बुनियाद रखी थी। अब नेक्स्ट पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसकी बुनियाद रखी कांशी राम ने 1984 में। ये शेड्यूल्ड कास्ट पीपल के लिए, इसका मतलब ये है कि हिंदू, आपने पढ़ा कि हिंदुओं में 4 किस्म की जातें हैं। एक बहुत लो लेवल है जिनको लोग हासिल करना चाहिए, ये जो लो लेवल के लोगों के लिए ये पार्टी बनाई है बहुजन समाज पार्टी। बाद में ऑल इंडिया ट्राइनोमल पार्टी, ये बनाई है बाय ममता बनर्जी 1998। ये इन्फ्लुएंशियल पार्टी इन वेस्ट बंगाल, जो 2 किस्म के बंगाल हैं, ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश है आजकल, जो पाकिस्तान की हिस्से में आया था, और एक वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल की जो इन्फ्लुएंशियल पार्टी है आजकल, इसी की हुकूमत है बंगाल में, जो इंडिया का बंगाल है। बाद में नेशनल पीपल पार्टी, ये बाय PN सांगमा 2013 में इसकी बुनियाद रखी। इसका इन्फ्लुएंस है मेघालय में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बाय शरद पवार इन 1999। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 7वें नंबर पे है, जिसके जो बानी है वो है बाय D. राजा इन 1925। 1925 में D. राजा साहब ने इसकी बुनियाद रखी। नेक्स्ट पे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी बुनियाद रखी P. सुधारिया इन 1964 में P. सुधाराविया ने इसकी बुनियाद रखी। ये थी मेजर पार्टीज़। अब हम इनकी देखते कंक्लूजन के तौर पर ये है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, रिपब्लिक है, इसका जो हेड ऑफ स्टेट उसको सिलेक्ट किया जाता है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, लोग वोट कर सकते हैं। स्टेट लाइक पाकिस्तान में भी यही है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है, इसलिए अलायंसेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको अलायंसेज की ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ पार्टी से आपको मिलना पड़ता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, इसके अंडर 3 चीज़ें होती हैं ना किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जेक्टिव में जो काम करवाने वाले होते हैं, जिन्होंने हुक्म देना होता है, पूरे मुल्क का निज़ाम चलाना होता है, उसमें ये है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इम्प्लीमेंट द सेम, कि जो कानून लेजिस्लेटिव ने बनाया उसको पास करना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में कंसिस्टेंट लोकसभा और राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर इनमें से सिलेक्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनेक्ट लॉज को बनाना और इसको महफूज रखना। जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मौजूद है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव,
कि जो अगर कोई मसला मसाइल आ जाता है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेटिव ने गलत कानून बना दिया है, एग्जेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो इसके दरमियान जो मसला वगैरह आता है उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी का रोल है। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला है इस स्ट्रक्चर में, जो पिछले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मलेशिया में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।